और वक्त हो चुका है हमारे खास शो प्रचंड आरंभ का, जिसमें आज हम बात करेंगे लोकसभा में के मंदिर में कल शय और मात का वो खेल हुआ जिसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया और लोकसभा की चौखट पर कल 131वां संविधान संशोधन बिल महज 54 वोटों के फासले से धराशायी हो गया और 21 घंटे तक सदन के भीतर दलीलों की तलवारें चलती और नीति और नियत पर तीखे वार हुए और लेकिन अंत में आंकड़ों की बाजी सरकार के हाथ से फिसल गई और जहां बीजेपी ने इसे विपक्ष का ऐतिहासिक विश्वासघात करार दिया, वहीं राहुल गांधी और समूचे विपक्ष ने इसे अपनी सबसे बड़ी संवैधानिक जीत बताया। और ये महज एक बिल का गिरना नहीं बल्कि उस सियासी रण का आगाज है जिसने 2026 के चुनावी समर से पहले देश की राजनीति को दो फाड़ में कर दिया है। और आज सवाल आंकड़ों का नहीं बल्कि उस चेहरों का है जो इस हार और जीत के पीछे असली खिलाड़ी हैं। और संसद की दीवारों से निकली ये चिंगारी अब देश की सड़कों पर शोला बनकर फैल चुकी है। और आखिर क्यों फंसा आरक्षण का ये पेच और कौन है इस महासंग्राम का असली सूत्रधार, और आज इसी पर होगी हमारी ये स्पेशल पड़ताल। चलिए अब आपको बताते हैं उन आंकड़ों के बारे में जिन्होंने इस बिल का भविष्य तय किया। लोकसभा में मौजूदा कुल 528 सांसदों ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए वोट डाला और संविधान संशोधन के लिए सरकार को 2/3 बहुमत यानी कि 352 वोटों की संख्या की जरूरत थी। लेकिन जब वोटिंग मशीन के नतीजे सामने आए तो सरकार के पक्ष में महज 298 वोट ही पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया और इस तरह बिल जादुई आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गया और गिर गया। और 12 सालों के शासन में पहला मौका है जब मोदी सरकार कोई बिल सदन में पास नहीं कर पाई। अब बात महिला आरक्षण को लेकर संसद में छिड़ा सियासी रण अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और करोड़ों महिलाओं की उम्मीदें वाला 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा की धराशायी हो गया, क्योंकि सरकार सदन में जरूरी 2/3 बहुमत जुटाने में नाकाम रही। और इस बिल के गिरने से सीधा मतलब है महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर अधर में लटक गया। और हालांकि इससे सरकार की स्थिरता पर कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसके पास सामान्य बहुमत बरकरार है, लेकिन अब बीजेपी को विपक्ष को महिला विरोधी बताने का एक बड़ा राजनीतिक हथियार मिल गया। और दूसरी तरफ विपक्ष इस हार को अपनी बड़ी जीत मान रहा है क्योंकि उनका मानना था कि सरकार आरक्षण की आड़ में देश का सियासी नक्शा बदलना चाहती थी। फिलहाल इस बिल के दोबारा आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, जिसने आने वाले चुनाव में पहले देश की राजनीति में एक नया उबाल सा ला दिया है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में भले ही गिर गया हो, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर विपक्षी दलों को इस बिल से क्या दिक्कत थी। क्यों अलग अलग पार्टियों ने सुर में सुर मिलाकर इसकी राह रोकी। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके विरोधी की मुख्य वजह सीमांकन प्रक्रिया रही और कांग्रेस को डर है कि अगर इस बिल के 7 सीटों का नया सीमांकन हुआ तो उन्हें भविष्य में बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी का रुख शुरू हुआ स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि इस बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की डिमांड रखी और इसे कोटे के अंदर कोटा देने की शर्त ही समर्थन देने की बात कही गई। और अब बात
दक्षिण भारत की राजनीति में पैठ रखने वाली डीएमके का एजेंडा बिल्कुल अलग है। उनका एक बड़ा नैरेटिव यहां रहा और उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, जिससे संसद में उनका वजन कम हो जाएगा और इसी डर की वजह से उन्होंने इस बिल का कड़ा विरोध किया। अब हम बात करेंगे ममता बनर्जी की। टीएमसी ने सीधे तौर पर महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का विरोध किया और टीएमसी का मानना है कि आरक्षण को तुरंत लागू करने के बजाय इसे भविष्य की जनगणना और परिसीमन से जोड़ना सरकार की एक सोची समझी चाल है। कुल मिलाकर महिलाओं को 33% हक देने के इस रास्ते में इन अलग अलग पार्टियों ने अपनी राजनीतिक हित और डर बांधा बनाकर सामने आए हैं। अब हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस को सीधे तौर पर महिला विरोधी करार दिया और रिजिजू ने कहा कि यह देश के लिए बेहद दुखद दिन है और कांग्रेस महिलाओं का हक छीनने के बाद सदन में जश्न मना रही है। और उन्होंने खुलासा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने हर तकनीकी शंका को दूर करने के लिए लिखित आश्वासन देने तक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस की मंशा केवल बिल को रोकने की थी। किरण रिजिजू ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस अपना पाप नहीं भर सकती और देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस घटना को एक व्यक्तिगत क्षति बताया और कंगना ने भावुक होते हुए कहा कि विपक्ष आज देश की करोड़ों बेटियों और महिलाओं का मनोबल गिरा दिया है। उन्होंने कहा कि किसी ने विपक्ष से इतनी गिरावट की उम्मीद नहीं की थी। डिलिमिटेशन सही नहीं हो रहा था। देखिए, भारत के महिलाओं को जो अधिकार देना था वो नहीं दे पाने से अगर कांग्रेस जश्न मना रहा है तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। महिलाओं का अधिकार और लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को जगह देने के लिए इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विधेयक को अगर पारित नहीं होने दिया और उसमें जश्न मना रहे कांग्रेस और कुछ लोग, तो मैं मानता हूं कि भारत के महिलाएं कभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को माफ नहीं करेगी और जिंदगी भर ये काला दाग कांग्रेस के ऊपर में लग गया है। महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता और विशेष करके महिलाएं क्या कहेंगी आप? ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था,
वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे, और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं, लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमको तीसरी बार जनादेश दे करके सत्ता में बिठाया है, तो सरकार तो है। दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है, ये तो पाप काम किया है। महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है। बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत, सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है, कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं का अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पारित न होने पर विपक्षी खेमे में इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे संविधान पर होने वाले आक्रमण पर हार बताया। और राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि यह बिल महिलाओं को हक देने के लिए नहीं, बल्कि देश के चुनावी ढांचे को बदलने की एक साजिश थी, जिसे विपक्ष ने नाकाम कर दिया। और उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि अगर नीयत साफ है तो 2023 वाला बिल निकालें और उसे आज से ही लागू करें। और पूरा विपक्ष बिना शर्त समर्थन देगा। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे लोकतंत्र और देश की अखंडता की जीत करार दिया। और प्रियंका ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन और पुराने जनगणना से जोड़ना, जिसमें ओबीसी वर्ग शामिल नहीं है, कतई मंजूर नहीं था। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों के हरण की कोशिश के खिलाफ है। और अखिलेश ने कहा कि विपक्ष ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी जिसे सरकार पार नहीं कर पाई। और विपक्ष इन बयानों ने साफ कर दिया कि वो इस बिल के गिराने को अपनी नैतिक और संवैधानिक जीत मान रहे हैं।
संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, बात किया आपके पर नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा, देखा आपने? की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। क्या बोलें इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। सर, कहा जा रहा है कि महिला की एक तरीके से किरण रिजिजू ने खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में गिरते ही संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया है। बिल क्या गिरा, मानो पूरे देश में प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई और कल देर शाम से ही दिल्ली के संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने मोर्चा खोल दिया और मकर द्वार के सामने हाथों में तख्तियां लिए महिला सांसदों ने विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बवाल देखने को मिला और वहां बीजेपी नेता अर्पणा यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और सपा और कांग्रेस के झंडे जलाए और कांग्रेस में तो स्थिति और भी तल्ख हो गई और जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं के पुतले फूके और इसे नारी शक्ति का अपमान बताया। और हैरानी की बात तो यह है कि यहां बीजेपी कार्यकर्ता काला दिवस मान रहे हैं, तो वहीं विपक्ष खेमे में इसे बिल के रोकने पर जयघोष सुनाई दिया और विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के साथ गद्दारी और इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि बिल भले ही सदन में गिर गया हो, लेकिन इसकी तपिश अब गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी है और आने वाले चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो लोकतंत्र के मंदिर में कल शह और मात को वो खेल हुआ जिसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया और लोकसभा की चौखट पर कल 131वां संविधान संशोधन बिल महज 54 वोटों के फासले से धराशायी हो गया और 21 घंटे तक सदन के बीच दलीलों की तलवारें चली और नीति और नियत पर तीखे वार हुए, लेकिन अंत में आंकड़ों की बाजी सरकार के हाथ से फिसल गई। जहां बीजेपी ने इसे विपक्ष का ऐतिहासिक विश्वासघात करार दिया, वहीं राहुल गांधी और समूचे विपक्ष ने इसे अपनी सबसे बड़ी संवैधानिक जीत बताया। और ये महज एक बिल का गिरना नहीं बल्कि उस सियासी रण का आगाज है जिसने 2026 के चुनावी समर से पहले देश की राजनीति को दो फाड़ में कर दिया है।
कल जिस तरह से संसद में 4 बजे के बाद वोटिंग हुई, वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सत्ता पक्ष के पाले में 298 वोट हुए, तो दूसरी तरफ विपक्ष के पाले में 230 वोट हुए। महज 54 वोटों के आंकड़े से ये बिल अटक गया, और ये बिल कब पास होगा और कब तक इस पर रोक रहेगी, ये कुछ कहना अभी लाजमी नहीं। जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने मकर द्वार पर संसद के प्रदर्शन किया और तस्वीरें निकलकर सामने आई, तो साथ ही साथ विपक्ष ने ये आवाज उठाई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ये जो बिल था, इसे साफ तौर पर सरकार ने ये मान लिया था कि ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इस बिल पर वोटिंग हुई और वोटिंग होने के तुरंत बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने मकर द्वार पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, और उनके हाथों में इतनी जल्दियां तख्तियां थी, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये तख्तियां पहले से ही बीजेपी ने छपवा के रखी थी, यानी कि उन्हें पता था कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा। ये विपक्ष की तरफ से आरोप है। उनका ये कहना है कि ये जो षड्यंत्र है पूरा रचा रचाया है। और इसी पर करेंगे आज चर्चा में कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। प्रमोद कुमार दीक्षित हैं, बीजेपी नेता हैं। अमलेंद्र त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और यश भारती, प्रवक्ता हैं सपा के। और अमिताभ ठाकुर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हिस्सा के लिए। और सबसे पहला मेरा सवाल ये बीजेपी नेता प्रमोद कुमार जी से। प्रमोद जी, ये जो बिल पास नहीं हुआ, जिस तरह से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 54 वोट, महज 54 वोटों से ये बिल रह गया आपका। देखिए, इसमें किसी को बताने की, सिखाने की, समझाने की आवश्यकता नहीं रह गई। ये पार्टियां महिला के आरक्षण को, महिला के जो उनके हित पर कोई कार्यक्रम हो रहा था, कोई कार्य हो रहा था, कोई आरक्षण लाया जा रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया। वो विरोध करने का साफ है। इसमें उस तरह की जो महिला विरोधी मानसिकता की जो पार्टियां हैं, उन्होंने अपना चेहरा बेनकाब कर दिया है। खुलकर वो सामने आ गए हैं कि हम महिलाओं के विरोध में हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो हो, इसमें जो कांग्रेस से जो महिला प्रवक्ता छोड़ के गई हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ कहीं न कहीं अत्याचार किया गया। आप नाम मैं नहीं ले रहा हूं, महिला जो प्रवक्ता थी कांग्रेस की, लेकिन आपके सामने ये सब कुछ है। तो इनका जो मूल चरित्र था, महिला विरोधी चरित्र था, वो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। और एक बात मैं बता दूं, जो पार्टियां आज खुश हो रही, इनको इसी बात पर रोना पड़ेगा। ये अगर ये कहते हैं कि ये इनका प्लान था, तो इनको ये प्लान इस बिल को पास करा के ध्वस्त करना चाहिए था। ये किंतु परंतु करके इस तरह की पार्टियों ने जो महिलाओं के हकों हुकूक को दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा था, उसको इन्होंने काटने का काम क्यों किया? इसका मतलब है कि इनको इतनी समाई नहीं है कि अगर महिलाओं को 30% आरक्षण मिले, ये भी इनको समाई नहीं है। तो वो जो एक पिंकी जी हैं, इनकी पप्पू की बहन पिंकी जी, उन्होंने कहा कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। आखिर आप खुलकर कह रही हैं कि मैं समझाइए इनको, मूर्खतापूर्ण वाले बयान कम दिया करें। दीक्षित जी, थोड़ा तमीज से बोलना सीखिए, भाषा की मर्यादा रखिएगा। आप जो भी नाम लेना चाहते हैं साफ तौर पर लीजिएगा, भाषा की मर्यादा रखिएगा। रह जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया, बताया जी प्रमोद जी। कहाँ से हो? भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिएगा। आप जो भी है बताइएगा क्लियर जी। बात कीजिए, तुमसे बात नहीं किया, नौजमेकर में बात कीजिए। अपने पैजामे के अंदर रहिए, पैजामे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। प्रमोद जी, आप अपना पक्ष रखिएगा, आप अपना पक्ष रखिएगा, भाषा की मर्यादा रखिए, आप ज्ञान मत दीजिए और भाषा की मर्यादा रखिए। अच्छा ठीक है, आपसे ज्यादा बदतमीजी में बोल सकता हूँ।
कांग्रेस के पूरे चरित्र को पता है, कांग्रेस का पूरा चरित्र बेनकाब हुआ है। अच्छी बात है, दिन में 2 बार नहीं 3 बार पड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन भाषाई मर्यादा बना बोल सकते, मान चलिए आप। अच्छा, हम उन पे भी जाएंगे, आप अपना पक्ष रखिए। प्रमोद जी, आप अपना पक्ष रखिए। इसे 3 बार से हार रहे, इसी मर्यादा के कारण चमचागिरी केवल करने के लिए वो बोलते हैं। ये आपको लगा होगा इससे आपके नंबर बढ़ते हैं। चमचागिरी कम कीजिए और तथ्य रहिए। तथ्य के आधार पर मैंने कहा, इसमें कौन सा बुरा शब्द हमने कहा है? अच्छा, कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ में। अमलेंद्र जी, आप इसकी बयानी का भाई ये है, ये सब मत बोला करिए। पूरे देश में मशहूर हैं वो लोग इसके नाम से, कौन सी बहुत बड़ी बात। अच्छा, अमलेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं? गूगल पे डाल लीजिए। अमलेंद्र जी, आप सबसे ज्यादा अनपढ़ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री कौन है, फेकू कौन है, क्या आ जाएगा? आप में हिम्मत ताकत औकात है तो बोल दिखाइए। आप डालिए गूगल पे, फेकू डालिए, किसका नाम लिख के आ रहा है, बोलेंगे आप? नहीं आती है तो देश विरोधी पार्टी के नेता बन के बैठते हो, कब नहीं आती? हर काम को पकड़ा है, पता नहीं रिकॉर्डेड चीजें है। शर्म नहीं करी है, तुम्हारी शर्म मर गई। अच्छा प्रमोद जी, आपने वक्त ले लिया, मैं अमलेंद्र जी के पास जान जाऊंगा। अमलेंद्र जी, जिस तरह से 54 वोट से ये बिल रह गया, अगर 54 वोट मिल जाते तो और ये बिल पास हो जाता कहीं ना कहीं और फिर लागू हो जाता 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस तो इसे जश्न के तौर पर मना रही है। जी, मेरी आवाज आ रही साहब? जी बताएं। जी, देखिए, जिस तरह से फेकू और उनके चमचों की जो कहते हैं ना हैसियत औकात ज्यादा बढ़ रही थी, उनको लग रहा था कि हम बहुत बड़े खलीफा हो गए, बहुत बड़े, खुद को कहते हैं ना भगवान समझने लग गए थे। तो उनको दिखाने के लिए देश की जनता ने 2024 में जमीन में गिरा दिया था और 2026 आते आते देश के सांसदों के अंदर जमीर जागा और तानाशाही सरकार का कहते हैं अंत करने की शुरुआत कर दी उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी महिला हितैषी बनती है। अभी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े अपमानजनक शब्द बोल रहे थे। खैर, ये उनके पारिवारिक संस्कार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अमित मालवीय जी ऐसे उनको टीचिंग देते होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। देश को पहला प्रधानमंत्री महिला कांग्रेस ने दिया, देश को पहला लोकसभा स्पीकर कांग्रेस ने दिया महिला। ठीक है जी, देश आप चलने दीजिएगा डिबेट, मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ, उनके पक्ष, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो जी, अमलेंद्र जी बताइए। यश भारती जी भी हैं हमारे साथ में, जो कि सपा के प्रवक्ता हैं। यश भारती जी, आप जी बताएं। डिस्कनेक्ट हो गया था मुझे 10 जी, बताएं, कंटिन्यू रखें, आपकी आवाज आ रही है। तो इसके बाद ये महिला बिल की बात करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला नहीं बनी। उसके अलावा आरएसएस में आज तक भी किसी भी महत्वपूर्ण पद पर महिलाओं को जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिनके नेता खुद कहते हैं महिलाओं के लिए भद्रता वाली बात करते हैं, जिनके नेताओं के एक हाईवे के अंदर, हाईवे के ऊपर वो शर्म। अमलेंद्र जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं यश भारती बात जान चाहूंगा। यश भारती जी, आपकी तरफ से तो एक अलग ही मुद्दा उठ गया। आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से इसमें आरक्षण दिया जाए, जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि इसमें सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई। देखिए गुलरेज जी, बड़ी सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक ढोंग ढकोसला कर, अगर ईमानदारी से उसको महिला आरक्षण लागू करना होता तो ये आरक्षण लागू हो जाता। कहीं कोई समस्या नहीं थी, विपक्ष भी पूरा एक था। अगर विपक्ष को साथ लेकर के उनकी बातों को मानते हुए, क्योंकि विपक्ष कोई अपनी पार्टी की मांग नहीं कर रहा था कि हमारी पार्टी में ये हित हम हो जाएगा। ये सार्वजनिक सभी महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए अधिकार की बात हो रही कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सारी महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल किया जाए और उनको भी आरक्षित रखा जाए। जैसा कि पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में भी महिला आरक्षण की बात है, महिला ओबीसी आरक्षण की बात है।
वही बात हम इसमें कर रहे थे। तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे थे, पूर्व से हमारी मांग लगातार चल रही है। आज भी उसी सामाजिक न्याय की मांग को लेकर के हम लगातार मांग कर रहे हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे के लिए बिल लेकर के आई थी, इसीलिए बिल ध्वस्त हुआ। और अगर ये सही मायनों में लाती तो ये पास होता। जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पास हुआ उसमें कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, सभी दल एक मत थे। और भी मतों पे एक राय रही है। पाकिस्तान से लड़ाई की जब बात आई तो सारा देश एक था, अलग था तो कौन था? भारतीय जनता पार्टी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कहती है धार्मिक आधार पर करके ये आतंकवादियों की बहन है। यानी फौज भी आतंकवादियों की बहन हो सकती है। ये किसने बताने का काम किया? ये भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बताने का काम किया। और जब बात कार्रवाई की आई तो भारतीय जनता पार्टी आज तक कार्रवाई नहीं कर पाई। ये महिला चरित्र इनका दिखता है कि महिलाओं के प्रति उनकी कितनी इच्छा शक्ति रहती है। सवाल हमारा वही है। अभी जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, मैं इसीलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने की बात करती है। लेकिन आप लोगों से निवेदन होता है कि अधिकृत प्रवक्ताओं को बैठाया करें। ये गली कुचों के नेताओं को बैठाएंगे तो गली कुचों जैसी बातें करेंगे। थोड़ा एक प्रतिष्ठित बात हो जाती है। पार्टी जिम्मेदारी तय करती है कि हम बात करेंगे और हम इधर उधर की ना बात करके जो मेन मुद्दे की बात नहीं, इधर की नहीं है कि अगर गुलरेज जी आपके दर्शक हमारी बात सुन रहे हैं और हम पैनल में जुड़े हुए हैं और कोई अशोभनीय या ऐसी टीका टिप्पणी होगी किसी भी नेता के लिए तो वो ठीक नहीं है। हाँ, वो मैंने समझा दिया है, वो मैंने बता दिया है जिस तरह से है कि हम इसकी मर्यादा रखेंगे भाषा की, वो मैंने बता दिया है। हम वक्त जाया ना करके टॉपिक पे बात करते हैं। आपका विरोध और समर्थन मुद्दों पे है, व्यक्तिगत नहीं है। जब ये व्यक्तिगत बात करने लगते हैं तो ये दिख जाता है कि उनकी मंशा कितनी कमजोर है। ये खुद चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जब वोटिंग हो रही थी, वोटिंग के चंद मिनटों बाद महिलाएं तैयार बैठी थी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां, कार्यकर्ता, कि हमें विरोध करना है। यानी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी थी कि इधर हमारा मामला ध्वस्त होगा और उधर हमारी नौटंकी शुरू करनी है। यहां तक कि मैंने वो देखा कि जो नगरीय निकाय के चुनाव में जो ओबीसी महिला आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व करी है, जो पंचायत में महिला आरक्षण के ओबीसी आरक्षण पे प्रतिनिधित्व की हुई है, उनसे भारतीय जनता पार्टी विरोध करा रही है। जबकि वो तो खुद बड़ा उदाहरण है कि अगर महिला ओबीसी आरक्षण नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी उनको हिस्सेदारी, भागीदारी, प्रतिनिधित्व नहीं देती। और हम वही मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या जनगणना होने दीजिए, जातीय जनगणना के आधार पे सबको हिस्सेदारी, भागीदारी दीजिए। कहीं कोई झगड़ा नहीं है, न सामान्य वर्ग के साथ, न पिछड़े वर्ग के साथ, न अनुसूचित जाति के साथ, न अल्पसंख्यक के साथ। ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी का है जो केवल वोट मांगते हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं अति पिछड़ा हूं, और फिर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हम जाति की बात ही नहीं करते। ये दोहरा चरित्र और ढोंग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और ये ढोंग का ढोल बजा रही है भारतीय जनता पार्टी, और जनता वो ढोल की पोल खोल रही है। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमिताभ कुमार जी। अमिताभ जी, आप किस तरह से देखते हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं के हक की बात करते हैं और ये विपक्ष हमें इसे पारित नहीं करने दे रहा। और कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है ये जो बिल लाया गया तो एक तौर पर दिखावे के तौर पर लाया गया है। जैसे ही बिल पास नहीं हुआ वैसे तुरंत महिलाएं बाहर आ गई और प्रदर्शन करने लगी। तो एक तरह से ये दिखावा है। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि नुकसान महिलाओं का हुआ। वर्षों से जो चीज लटकी हुई थी वो हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। और ये दुधारी तलवार की तरह है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका दुधारी तलवार की तरह इस्तेमाल किया। हो जाता तो भी उनको जीत का ये रहता, और नहीं हुआ है तो उन पर एक मुद्दा मिला है जो हर चुनाव में वो इस्तेमाल करेंगे। और मुझे लगता है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा। ये आने वाले चुनावों में उन्हें स्पष्ट नजर आएगा, बहुत स्पष्ट नजर आएगा, क्योंकि भाजपा इसका पूरे जोर से इस्तेमाल करेगी। और महिलाओं को बहुत आशाएं थी कि वो करें। और एक बात को हमेशा समझना चाहिए कि जनता ने जिसे भी सत्ता सौंपी है उसके हिसाब से काम होगा। जब आप दूसरे विपक्षी दलों के पास जब सत्ता होती है तो वो अपने ढंग से काम करते हैं। कब क्या कैसे करना है, क्यों करना है, ये वो तय करते हैं।
तो अभी जो सत्ता में पार्टी है वो तय करेगी। आप उस पर बाधा डाल सकते हैं, अपने ढंग से रोक लगा सकते हैं, प्रस्ताव गिरा सकते हैं, लेकिन उसका जो भी परिणाम है वो आपको भी झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसको आप नहीं रोक सकते। कोई भी पार्टी जो सत्ता में होती है उसी को काम करने के लिए जनता ने सौंपा है, तो वो अपने ढंग से करेगी। और कोई भी पार्टी ऐसे नहीं है जो अपने चुनाव के लिहाज से काम नहीं करती है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है भाई, वो चुनाव जीतने के लिहाज से काम नहीं करेगी तो किस लिए राजनीति में है? बिल्कुल। राजनीति में है तो राज करना है उसको, और राज करने के लिए उसको अपने ढंग से काम करना पड़ेगा। तो इसमें बेकार के बकवास की बातें हैं कि वो अपने लाभ के लिए करी थी, तो सब अपने लाभ के लिए कर रहे थे। और जब सत्ता जनता ने उनको दी है तो उनके तरीके से ही काम होगा। आप सत्ता में भी अपने तरीके से काम करवाएंगे, ये कोई बात नहीं होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये अनावश्यक बहस और इसकी बातें होती हैं। और जाति को लेकर के जो वितंडा खड़ा करते हैं, तो इन लोगों ने तो आजादी के बाद से ही एकदम अंग्रेजों की तरह जो है सारा जो है टुकड़े 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 के हिसाब से काम कर रखा है। आप जातियों में कितनी बांटोगे भाई? जाति, उपजातियां और उपजातियां, आप जाओगे उतने अंदर तक नहीं जाते हो। और आरक्षण का लाभ एक छोटा सा वर्ग उठा लेता है और 1-2% लोग उठा लेते हैं, बाकी लोग वही हाल झेल रहे हैं। बिल्कुल। आरक्षण अपने आप में एक गलत परंपरा शुरू हुई है। बजाय सशक्त बनाने के हर एक को सही और सही व्यवस्थाएं और सही साधन से उनको मजबूत बनाने के, ये एक तकनीक निकाला गया है कि आरक्षण के नाम पे 2-4 लोगों को जो उनके चंपू रह सके, उनको बिठा दो कुर्सी पे और दिखाओ कि हमने तुम्हारा भला कर दिया। इस वजह से 70 साल के बाद भी आज जो लोग पिछड़े हैं वो पिछड़े ही हैं और पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीका ही गलत अपनाया। आप अगर पूरी कम्युनिटी को सशक्त बना देते, केवल शिक्षित कर दीजिए, वो खुद अपने को मजबूत कर लेगा, आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की। आप एहसान किस बात का देना चाहते हैं कि हमने दिया, तुमने क्या दिया? तुम तो नौकर हो, सेवक हो, काम करने के लिए तुमको जनता ने बिठाया है। तो जो खुद को मालिक समझने लगते हैं, राजा समझने लगते हैं, उन लोगों से ऐसी ही अपेक्षाएं होती हैं कि जन कल्याण के जो मुद्दे होते हैं उसको जो है वो पूरा भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं जनता को, और उनको लागू नहीं होने देना चाहते। बिल्कुल। बिल्कुल बड़ा खेल है और इसका नुकसान। बिल्कुल। आप सभी लोग बने रहिएगा और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी हम चर्चा को जारी रखेंगे। आबादी में नहीं होनी है ना, जब तक जातीय जनगणना नहीं होती सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। हम नहीं होने देंगे। संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। देहरादून में स्टेज पर गाली देने का मामला, और आज हरियाणा महिला आयोग के सामने पेश नहीं होंगे मासूम शर्मा। और मासूम शर्मा ने ईमेल के जरिए कमीशन को जवाब भेजा है। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कमीशन ने तलब किया है। और देहरादून में स्टेज पर गाली देने का मामला था मासूम शर्मा का, आज हरियाणा महिला आयोग के सामने पेश नहीं होंगे उस मामले को लेकर। और मासूम शर्मा ने ईमेल के जरिए कमीशन को जवाब भेजा और अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कमीशन ने तलब किया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हरियाणा महिला आयोग के सामने पेश नहीं होंगे मासूम शर्मा, और मासूम शर्मा ने ईमेल के जरिए कमीशन को नोटिस जवाब भेजा था और अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कमीशन ने तलब किया है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नार्को आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है और 64 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और पाकिस्तान के मूसा गैंग से जुड़े हैं इन दोनों किताब। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
नार्को आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। 64 किलोग्राम से ज्यादा हीरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और पाकिस्तान के मूसा गैंग से जुड़े हैं दोनों की तार। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नार्को आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और 64 किलोग्राम से ज्यादा हीरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और पाकिस्तान के मूसा गैंग से जुड़े हैं तार इन दोनों के। ये बड़ी जानकारी। पंजाब अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नार्को आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। युद्ध नशियां विरुद्ध अभियान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 64.62 kg ਹੈਰੋਇਨ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਡਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਰਿੰਗ ਬਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਸਮਗਲਰਸ ਤੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਬੇਸਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆਸ ਗੁੱਜਰ सन ऑफ मक्खन सिंह आरो पिंड अमा बसू अमृतसर ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਏਰੀਆ ਸ਼ੇਰਾ ਸਨ ਆਫ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਦਿਆਲ ਨੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਗਲਰ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 532 kg ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਸਟਮਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਪੋਰਚੁਗਲ ਬੇਸਡ ਐਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਨਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਇਰੈਡੀਕੇਟਿੰਗ ਡਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਫਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਪੰਜਾਬ संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से प्रदेश में वंचितों, दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार की समावेशी नीति से आज प्रदेश के करोड़ों वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। प्रदेश के 75 जनपदों में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य किया जाएगा। वंचितों की उन्नति का आधार डबल इंजन सरकार। आबादी में नहीं होनी ना, तब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। हम नहीं होने देंगे। संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है।
और इसी बीच बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनवाते हैं। जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। याद होगा आपको, यूपीए के समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मित्रों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं समझती है, लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का नाटक भी करती है। थोड़ा आज कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को संविधान बताना जरूरी है और देश को भी बताना जरूरी है। पहली बात, और ये आज से नहीं, जब से संविधान है तब से, कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन बिना परिसीमन के नहीं हो सकता। नो रिविजन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा और द विधानसभा इज पॉसिबल विदाउट डिलिमिटेशन। क्या है कारण? मैं प्रावधान बताऊंगा। क्योंकि डिलिमिटेशन होता है पॉपुलेशन के बिना पर। पॉपुलेशन तय करता है किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन उसकी संस्था क्या होगी, वो डिलिमिटेशन कमीशन होगा। मैं पहले आपके सामने संविधान की धारा 81 पढ़ना चाहता हूं, खास करके कांग्रेसियों की समझदारी के लिए। Subject to the provision of the House, the people shall consist of not more than 530 members chosen by election from the constituency of the state and not more than 20 from the union territory. दूसरा क्या है, और ये समझिए मैं क्लॉज 281 का पढ़ रहा हूं। 81 क्लॉज 2, there shall be allotted to each state a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between the number and the population of the state is the same as far as possible. और दूसरा क्या है, the state shall be divided into territorial constituency and so on and so forth. तो पॉपुलेशन की बिना पर सीट होगी, और ये कैसे होगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए। क्लॉज 3 पढ़िए। In this article, the expression population means the population as ascertained in the last preceding census of which the relevant figures are available. Population कौन होगा? जो पिछले सेंसस का फिगर अवेलेबल हो। अब आता है readjustment after each census, article 82. Upon the completion of each census, the allocation of seat in the House of the People and the state into territory shall be readjusted by such authority and in such manner as the parliament may by determine. ये अथॉरिटी है डिलिमिटेशन कमीशन, जो एडजस्ट करती है। 2002 में एक विषय आया, 2001 का सेंसस कंप्लीट हो गया। जो बार बार वाजपेयी जी की बात करते हैं ना, उसको भी क्लैरिफाई करना जरूरी है। उस समय एक बहुत आशंका प्रकट की गई कि पॉपुलेशन पर करेंगे 2001 में तो दक्षिण भारत के तो स्टेट्स का पॉपुलेशन कम हो गया है, क्योंकि वहां परिवार नियोजन काफी हुआ है, तो हम तो सफर कर जाएंगे। तो वहां पर एक निर्णय किया गया 2001 में, वो ये था कि also until the relevant figure for the first census taken after the year 26 has been published, it shall not be necessary to readjust. The allocation of seat in the House of the People to the state shall be on the basis of 1971 census. तो संविधान में बंदिश लगाई गई कि 2026 के सेंसस होने तक 1971 के सेंसस पे ही चलेगा। ये 543 सीट 1971 के सेंसस की है, जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा। उस समय देश की आबादी थी 54 करोड़।
आज देश की आबादी है 140 करोड़। जैसा बताया माननीय स्मृति जी ने, वो कहती है हम डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं आप? अब जरा हम आते हैं 2023 के कानून पर। 2023 के कानून में लिखा हुआ है, वो भी पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल 334, notwithstanding anything in the foregoing provision so and so, the provision of the Constitution relating to reservation of seats for women in the House of the People and of the Assembly shall be come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose of, after relevant figure for the first time is taken after the commencement of the Constitution Amendment. 23 के बाद जो पहला सेंसस होगा, उसके आधार पर, डिलिमिटेशन के आधार पर हम 33% करेंगे। अब ये चिंता क्या थी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सेंसस जब भी हो, दक्षिण भारत की संख्या घटती पॉपुलेशन के कारण। कल अमित शाह जी ने क्या बताया? जो नया संशोधन आया है उसमें सीधा क्या कहा गया है? 543 के बदले अब सीट्स की संख्या हो जाएगी 815। मतलब 543 की जगह पर आशंका नहीं हो तो हम इसको 815 मेंबर कर देंगे, पहली बात, ताकि 33% लोगों को आरक्षण मिल सके। दूसरी बात, इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप देखिए तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि चूंकि सेंसस करने में बहुत समय लगता, नया सेंसस करने में, फिर डिलिमिटेशन होने में, तो इस कारण से और विलंब होता, देश की नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम लास्ट पब्लिश सेंसस 2011 का है, उसके बिना पर हम डिलिमिटेशन कराएंगे। इसमें क्या गलत है भाई? कांग्रेस के मित्रों, थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दूं, बिना डिलिमिटेशन के रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। There can be no readjustment of seats pursuant to any census without delimitation, because delimitation is the body to execute that. Delimitation कमीशन में कौन कौन होते हैं? नया जो कानून है, जब पहले का कानून वही है, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड या सिटिंग जज का चेयरमैन होगा, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या उनके प्रतिनिधि होंगे, और स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे हर स्टेट में। इसमें 5 लोकसभा के मेंबर और 5 विधानसभा के मेंबर होंगे, जिनको दोनों के स्पीकर तय करेंगे, और वो एसोसिएट मेंबर होंगे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और जिनको साइन करने का भी अधिकार नहीं होगा। मतलब इट इज ए टोटली लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडेड बाय ए रिटायर्ड और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। यह डिलिमिटेशन कमीशन। प्रियंका जी, राहुल जी से सवाल पूछना उचित है, समझदारी उन पर क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यह बताइए आप कि आज तक कोई भी सेंसस का रीएडजस्टमेंट बिना डिलिमिटेशन कमीशन का हुआ है क्या? तो ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप कि हम डिलिमिटेशन के बिना करना चाहते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, शेमफुल, कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट, या फिर जानबूझकर विरोध करने के लिए विरोध। एक और बात जाननी बहुत जरूरी है, और यह मैं दक्षिण भारत के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क जो है कि 543 में ही 33% कर दीजिए, तो पॉपुलेशन तो उनकी कम है उत्तर भारत की तुलना में, तो 543 में अगर पॉपुलेशन के बिना पर रीएडजस्टमेंट होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। क्या तमिलनाडु की सीटें, क्या कर्नाटका की सीटें, क्या केरला की सीटें, क्या आंध्रा की सीटें, क्या तेलंगाना की सीटें? ये तो बहुत बेसिक समझदारी है। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा? सबको इतनी इतनी सीटें मिलेंगी, जिसको आप जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो जो पूरा सेंसस का एक्सरसाइज इक्विटेबल है, समरूप है, समावेशी है, उस पर इन लोगों ने बात की है,
और बहुत पीड़ा की बात है कि दक्षिण भारत के लोग भी इस झांसे में आए हैं या सच्चाई समझना नहीं चाहते। जैसा बताया गया स्मृति जी के द्वारा, वी आर कमिटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, और ये हमने सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है, जो गवर्नेंस के मॉडल को बताया। आज हमारी बेटियां राफेल की भी पायलट हैं। आज हमारी बेटियां, जो पूरा मंगलयान गया था उसमें मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट वर वुमेन। आज हमारे सेना में कमांड करने का अधिकार मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को दिया है, और बाकी तो आपने देखा ही है। ये ड्रोन दीदी, और मेरे बिहार में तो हमारी आजीविका दीदी ने कमाल कर दिया है। ये जमीन पर बदलाव हुआ है, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। और दक्षिण भारत में जो डीएमके पार्टी और उनके नेता जो इसकी प्रति जला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, द लीडर्स ऑफ डीएमके आर डेलिबरेटली अनकॉन्शियसली robbing the women of Tamil Nadu of their constitutional right to be a part of electoral process as an MP और MLA। ये हम कहना चाहेंगे। तो मित्रों, ये कुछ मोटी बात मुझे आपको बतानी थी। जो आपके प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। कल विस्तार से माननीय गृह मंत्री जी ने इसको समझाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, संविधान स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे, और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। 3 तलाक का तो बिल मुझे ही मूव करने का सौभाग्य मिला पूर्व कानून मंत्री के रूप में, इन्हें हाउस में खुला विरोध किया। बाकी शाहबानों का केस तो आप जानते ही हैं, जो महिलाएं कश्मीर की थी उनके साथ अत्याचार हुआ, आर्टिकल 370 का विरोध किया। तो हर बार महिला के हित के हर निर्णय का विरोध करना है, और ये तो उसका हाइट हो गया कि इतने ऐतिहासिक संवैधानिक पहल थी, उसको फ्रस्ट्रेट किया। लेकिन देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। जमीन पर इसका जबरदस्त असर होगा, और हम इसको गांव-गांव तक बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन किया। थैंक यू। नीरज पांडे, जी न्यूज। नीरज जी, अक्सर देखा गया है कि शेर की पीठ पीछे गीदड़ मिमियाता है। ये शेर पर निर्भर करता है वो कब पलटकर जवाब दे। लेकिन इस प्रकार का बयान टीएमसी का देश के गृह मंत्री को धमकाना, चाहे गृह मंत्री हो या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने बार बार पश्चिम बंगाल की जनता से कहा कि सत्ता का वायलेंट दुरुपयोग, उसको परिभाषित किया है तृणमूल के गुंडों ने, और शायद वही भाषा अभिषेक जी ने बोली है। मैं इसको खाली एक सप्लीमेंट कर दूं। अब वो जुडिशरी को भी स्पेयर कर रहे हैं क्या? तो जजेस पर भी हमला करते हैं, तो ये उनका सही चेहरा है। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे। क्या मंशा है? उन्होंने मंशा स्पष्ट नहीं की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेकर अब तक उनका संवैधानिक सफर अगर देखा जाए तो महिलाएं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोट किया, उनके वोट्स की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसा नहीं है अपने लिए कोई नया वोट बैंक कार्व आउट करने का प्रयास है। देश की महिलाओं ने चाहे 2014 हो, 19 हो या 24 हो, सतत प्रधानमंत्री मोदी का वोट देकर समर्थन किया है। ये जो बिल प्रस्तुत हुए, ये देश की साधारण महिला
जो राजनीतिक आकांक्षा रखती है, जो राष्ट्र के संसद में योगदान देना चाहती है, उसके सामर्थ्य को बढ़ाने वाला बिल था। ये निश्चित रूप से वो नहीं समझेंगे जिनको विरासत में राजनीति मिली है। तो मेरी अपेक्षा नहीं है कि श्रीमती वाड्रा प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रयास समझे जो देश की साधारण औरत को सशक्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी को, जैसा कि मैंने कहा, सतत देश की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। आमोद राय, TV9।